हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो आज आपका जो है बीएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट नंबर हम 9 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट जो आपका है प्लेटफॉर्म के बुक से वॉल्यूम 3 चल रहा है। वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 9 आज हम करने वाले हैं। टोटल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, आप सभी लोग जानते हैं। और इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अगर डिस्क्रिप्शन से ओपन नहीं होता है तो स्टडी आवर लाइफ आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देना चाहते हैं, आज आपका एक वीडियो आया है जो कि हम विपास पनोरमा के बुक से डाले हैं, बिहार स्पेशल। वो आपका 250 ऑब्जेक्टिव का है जो आपके बीएसएससी सीजीएल में काफ़ी हेल्प करने वाला है। क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो बीएसएससी सीजीएल में आपसे बिहार स्पेशल पूछा ही जाएगा। प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं पूछा जा चुका है, इसलिए कि आप लोग वो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पे। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 1.5 घंटे का वीडियो है। 250 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें दिया हुआ। उसका जो सब्जेक्टिव है वो हम बाद में कंप्लीट करवा देंगे। जो लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन सभी के लिए, बीपीएससी के लिए। वैसे ये ऑब्जेक्टिव भी बीपीएससी में काफ़ी हेल्प करेगा। बीपीएससी वाले हो या फिर बिहार दरोगा को जो लोग तैयारी करते हो या फिर बिहार से संबंधित कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दातिया का उल्लेख करती है। तो दतिया वाकर कहलाने वाली जो किताब है जिसका दातिया का उल्लेख करती है वो है आपका महाभारत। दातिया वाकर कहलाने वाली महाभारत किताब दातिया का उल्लेख करती है। दातिया शहर मध्य प्रदेश में स्थित है जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो ये दातिया एक शहर है जो कि आपका मध्य प्रदेश में है और ये इसका उल्लेख आपको महाभारत में मिलता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अपना महाभारत है और दूसरा महाकाव्य पूछे तो रामायण है, दूसरा महाकाव्य। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ देख लेते हैं इससे संबंधित जुड़े प्रश्न को। वेदों की संख्या 4 है। 4 वेद कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ये 4 वेद हमारा है जिसमें सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और उपनिषद की संख्या की बात करें तो 108 उपनिषद है। 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा जा चुका है 108 में से। तो ये आपका कुछ इससे संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत डैश में स्थित है। तो भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत जो है ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? तो ये हो जाएगा केरल में। भारत की पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत केरल राज्य में स्थित है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर वाला जिला पूछे तो मलप्पुरम है जो कि देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर वाला जिला है। तो आपसे पूछा गया है कि भारत में कंप्यूटर साक्षर पंचायत, तो वो केरल है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम पंचायत का नाम क्या है? मलप्पुरम है इस पंचायत का नाम। ठीक है, और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है और भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है और भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है। और एक प्रश्न और कि भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन 2022 जो है ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। कहाँ पे? बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बाली इंडोनेशिया में। अब आगे प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है? तो भारतीय संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया है इसे देखते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये बिल्कुल करेक्ट है। पूछ रहा है सही कथन देखना है तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दैट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। इससे संबंधित कुछ और देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, ये दोनों लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। कनाडा के संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। और ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और नेक्स्ट है आपका फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक प्रणाली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा किला जो है ये भारत के तेलंगाना राज्य में है। गोलकुंडा किला भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। और गोलकुंडा किला हैदराबाद में सैन्य वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है, जिसे ककातीय राजाओं ने बनवाया था। और 2014 में यूनेस्को के द्वारा इस परिसर को विश्व धरोहर स्थल बनाने के लिए अस्थायी सूची में रखा गया। अगर हम बात करें कि इससे प्रमुख स्थल और उसके स्थान का नाम की बात अगर हम करें तो तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिलनाडु में है जो आपका स्थान वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। राजस्थान में आपका भरतपुर का किला है राजस्थान में। और बात करें आपका औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है महाराष्ट्र में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। और बड़ा इमाम बाड़ा पूछे तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीक स्वास्तिक शुरू की है। तो स्वास्तिक की शुरुआत किया गया है CSIR और NCL के द्वारा। ये जो है प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीक स्वास्तिक शुरू किया है CSIR और NCL। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? तो CSIR का फुल फॉर्म है नेशनल केमिकल लैबोरेटरी। CSIR का फुल फॉर्म है। और पुणे ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक एक नई तकनीक शुरू किया है। और ये तकनीक जो है वो जल जीवन मिशन पर है। जल जीवन मिशन की पृष्ठभूमि से विकसित किया गया है। और यह तकनीकी में हानिकारक बैक्टीरिया या फिर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी उपभेदों को खत्म करने में ये सक्षम होगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है स्वाति पैबो को। स्वाति पैबो इज द करेक्ट आंसर। मात्र एक व्यक्ति को दिया गया है नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, वो है स्वाति पैबो। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है आउटसेंसिंग वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। दूसरा है WTO की स्थापना 1995 में गेट के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में हुई थी। तो ये दोनों कथन आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुआ था 1 जनवरी 1995 को। और इस संगठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाले पूर्ववर्ती उसके प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौतों को प्रतिस्थापित किया जाता है। और WTO एवं गेट में अगर हम अंतर की बात करें तो WTO जो है दोस्तों ये वस्तु सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित है। और इसके अंतर्गत व्यापार विवाद जो है वो निपटान किया जाता है। जबकि गेट की अगर हम बात करें तो ये केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है। और इसके अंतर्गत इस प्रक्रिया का गेट के अंतर्गत इस प्रक्रिया का अभाव है, जो कि यहाँ पे व्यापार विवाद का निपटाने का कार्य ये नहीं करता है। तो आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर कहते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे खारे पानी की झील ये उड़ीसा राज्य में है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील पूछे तो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। और इसे ही खारे पानी का झील एवं लेगुन झील भी कहा जाता है। यहाँ जो है नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। और वर्षा ऋतु में चिल्का झील को
दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। भारत में सबसे मीठी पानी का अगर झील पूछे तो वो बुलर झील है जम्मू कश्मीर में। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है। और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूछे तो तोसुलुमु झील सिक्किम में है, जो कि तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील उल्का पिंड से बनी झील है। तो ये जरा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी कि 2021 में खेले जो गए थे उसका उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थी? तो देखिए, ओलंपिक जो है प्रत्येक 4 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। 2020 में अभी हुआ है, कहाँ पे? जापान, टोक्यो में हुआ था, है ना। और 2020 में ये हुआ था। और 2024 में जो होगा 4 साल बाद, ये आपका पेरिस में होगा। तो ये भी जरा सा ध्यान रखिएगा, आगामी है। और इसकी बात करें कि ध्वजवाहक कौन थी भारत की, तो वो थी मैरी कॉम। मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थी और समापन में बजरंग पूनिया थे। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक बनाया गया था MPL को। और ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने थे दीपक काबरा, जो कि पहले भारतीय जज थे। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले अगर पूछा जाए कि पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन थी, तो लॉरेल हम्बर्ड थी। ठीक है, आगे अच्छा, पेरिस में जो होगा वो कैमे नंबर का होगा, तो 33वां नंबर का ओलंपिक होगा पेरिस में 2024 में। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, बिल्कुल करेक्ट है। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे, ये दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। अक्टूबर 1906 में जो है आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण था। और मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906 को। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह। और 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में और 1908 में अमृतसर में हुआ था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये कथन जो था वो W हंटर का था। क्या था W हंटर का कथन? कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। और वहीं लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाए थे। और लाला हंसराज एवं कल्याण चंद्र दीक्षित ने दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का प्रचार भी किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? आप देख लीजिए, दोनों कथन के लिए आंसर आपका ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। और एक और स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्वामी विवेकानंद। बाल गंगाधर तिलक का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटराते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। वहीं चित्तरंजन दास तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन चित्तरंजन दास का एक स्टेटमेंट था कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ और भारत का विभाजन मेरे लाशों पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। ये कथन महात्मा गांधी का था। वहीं कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, ये कथन अश्वनी कुमार दत्त का था। तो ये सारा स्टेटमेंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने? तो टीपू सुल्तान जो है वो 1782 में मैसूर के शासक बनते हैं। और टीपू ने अपनी राजनीति दुर्दशा और शासन प्रशासन में आधुनिक कार्य को अपनाने के कारण ही अधिक पहचाने जाते हैं। टीपू को एक साथ कई भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ ये सभी का ज्ञान था। और टीपू जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना और अपने को जो है उस मतलब जैकोबियन क्लब का जो है वो नागरिक पुकारा था। अगला प्रश्न है 14 नंबर,
14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य है। तो भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार हैं और 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल संविधान की बात हो रही है। और वर्तमान में अगर हम बात करें कि 6 मूल अधिकार क्या था, तो समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण का विरुद्ध 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29 से 30 और संवैधानिक उपचार 32। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। तो ये थी पूजा पटेल। 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी पूजा पटेल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। और स्वाधीनता संग्राम के समय जो कुछ कृतियाँ लिखा गया था वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, उसमें देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का था इंडिया विंस फ्रीडम। वहीं आपके गोखले माय पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी का है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। उसके बाद बीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस और एक था 1857। माइकल मधुसूदन के द्वारा द कैप्टिव लेडी लिखा गया था। और दुर्गा दास के द्वारा जो है एक लिखा गया था इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गा दास का पुस्तक था। 17 नंबर प्रश्न देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में होता है और पटना उच्च न्यायालय का शताब्दी समारोह 2015 में मनाया गया। भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं और पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम चेम्स चामियर थे। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और भारत का उच्चतम न्यायालय की संख्या 34 है। मुख्य न्यायाधीश सहित जो यहाँ पे हैं वो होते हैं 34। ठीक है, अगला देखते हैं हम 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है गल्फ स्ट्रीम सी धाराएं होती है। तो गलत कथन देखना है, तो इसमें से केवल जो 2 कथन है वो आपका गलत है। गल्फ स्ट्रीम सी धाराएं होती है, ये गलत है। गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो गर्म धाराएं होती है। तो आपका ऑप्शन जो है वो केवल 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। वहीं अगर हम हैटरस अंतर्द्वीप से आगे ग्रांड बैंक तथा फ्लोरिडा धारा का गल्फ स्ट्रीम धारा कहते हैं और यह जो है न्यू फाउंडलैंड द्वीप के ग्रांड बैंक तक इसी के नाम से बहते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने अपना ज्ञान जो प्राप्त किए थे बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। 20 नंबर प्रश्न है कि 20 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। तो लिंग अनुपात। लिंग अनुपात समाज में पुरुष एवं महिला के बीच समानता की सीमा मापने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। लिंग अनुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुष की तुलना में महिला की संख्या को देखा जाता है और 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो है भारत का लिंगानुपात 943 है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे अगर घटते क्रम में तो सबसे पहले केरल हो जाएगा, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है। तो माजुली द्वीप ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ये असम में है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। सितंबर 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इस माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया था। और माजुली शब्द जो है ये शब्द लिया गया है, माजुली शब्द को लिया गया है, माजुली से लिया गया है और इस शब्द का अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। माजुली द्वीप जो है वो वैष्णव धर्म संस्कृति का मुख्य केंद्र है और इसका विकास 15वीं शताब्दी में महान सन्यासी श्रीमंत शंकर देव द्वारा प्रतिपादित अद्वितीय वैष्णव सत्र प्रणाली के दौरान हुआ था।
और असम की धर्म संस्कृति विरासत का प्रमुख केंद्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। उरुग्वे राउंड अक्सर इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में चुना जाता है। तो उरुग्वे राउंड जो है ये WTO के संदर्भ में चुना जाता है, विश्व व्यापार संगठन। उरुग्वे दौरा 1986 से 1993 तक फैले टैरिफ और व्यापार पर बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का दौर था और इसमें 127 देश ने भाग लिया था। उरुग्वे दौर के माध्यम से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आम सहमति बनी और इस वार्ता के दौरान प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के महानिदेशक आर्थर डंकल ने एक मसौदा प्रस्तुत किया जिसे डंकल मसौदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा का 40 और राज्यसभा का 16 सीटें हैं, ठीक है। और बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं और विधान परिषद में 75 सदस्य हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। डैश राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही करता है। तो लोकायुक्त राज्यों को लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही करता है। लोकायुक्त, सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन जो है वो 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में हुआ था लोकायुक्त शब्द का गठन। उड़ीसा में लोकायुक्त अधिनियम 1970 में पारित हुआ था, उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद वर्ष 2018 तक 23 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र जो दिल्ली है वहाँ पे लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसकी नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में जो उनके परामर्श पर जो है वो किया जाता है। लोकपाल की स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई थी। अब देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से लिया गया फैसला था। तो देखिए ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का है। संविधान में बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में लिया गया फैसला है। 26 नंबर है। भारतीय संविधान में बजट को निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है। तो भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है वो संदर्भित किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और हम बात करें कि बजट जो है वो 1 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, और हर 1 फरवरी को जो है इसे पेश किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न देखिए। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी कि सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D के 3 में किया गया है। दूसरा कथन है, ये कथन आपका सही है। दूसरा है कि यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि को समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो आपको सही उत्तर चुनना है, तो ये आपका सही नहीं है, केवल एक सही है। भारत का संविधान का भाग 9 और अनुच्छेद 243 का D3 जो है ये अर्थात यानी कि 243 घ के 3 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से कम 1/3 स्थान पर महिला आरक्षित रहेंगे और इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों समुदाय से संबंधित आरक्षण का प्रावधान है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग निम्न द्वारा स्थापित किया जाता है। तो विजिलेंस कमीशन बोलते हैं इसको। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है और 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन होता है। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति जो है वो 1962 से 64 की सिफारिश पर इसका गठन होता है, CVC का संथानम समिति, याद रखिएगा। अच्छा, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 4 वर्ष या 65 वर्ष तक का होता है।
उसके बाद इसमें जो समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री व अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा तथा विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों की एक शाखा होगी। 29 नंबर प्रश्न है, 1809 में स्थापित लोकपाल संस्थान बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो लोकपाल बनाने वाला पहला देश स्वीडन है। स्वीडन 1809 में जो है यह स्थापित हुआ, 1809 में स्थापित हुआ था और 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बुड्समैन का विकास हुआ और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से आगे बढ़ा। 30 नंबर प्रश्न है, महाद्वीपीय या द्वीप किनारों पर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्तियों को क्या कहते हैं? तो तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। महाद्वीपीय या द्वीप किनारों पर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्तियों को तटीय प्रवाल कहते हैं और इनका सागरवर्ती भाग खारा तथा तीव्र ढाल वाला एवं स्थलोन्मुख भाग मंद ढाल वाला होता है। इस प्रकार का प्रवाल भित्ति धरातल और समतल तथा असमान होती है। 31 नंबर प्रश्न है आपका कि महाराष्ट्र गुजरात सीमांत क्षेत्रों के आदिवासियों के बीच लोकप्रिय चित्रकला शैली को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र गुजरात सीमांत क्षेत्रों के आदिवासियों के बीच लोकप्रिय चित्रकला शैली को वर्ली भित्ति चित्रकला कहा जाता है। वर्ली भित्ति चित्रकला कहा जाता है। अगर हम बात करें कि यह चित्रकला किसकी देन है, तो भीमबेटका की शैली से। और इसमें सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, नुकीले पेड़ों, वृत्त, त्रिकोण और सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक दृश्यों का अंकन किया जाता है। इनमें गेरुआ रंग का पृष्ठभूमि में चावल से बने सफ़ेद रंग की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं और कंपनी शैली जो है ये है पटना चित्रकला को कहते हैं, कंपनी शैली। इसके अंतर्गत प्रकृति या फिर यथार्थवादी चित्रण किया जाता है। इसमें ब्रिटिश जल रंग पद्धति को अपनाया गया है। ठीक है, उसके बाद एक है आपका कालीकट के मशहूर काली मंदिर के समीप कागज, टाट या कपड़े पर निर्मित चित्र स्थानीय बाजार की मांग पर आधारित है। उन्हें कालीघाट चित्रकला कहते हैं, कालीघाट चित्रकला। और किशनगढ़ शैली की अगर हम बात करें तो ये शैली जो इसके अंतर्गत बन्नी ठन्नी के चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा गया। अगला देखते हैं हम 32 नंबर प्रश्न, महानगर योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो महानगर योजना समिति का प्रावधान अनुच्छेद 243 ZE में किया गया है, 243 ZE में। प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा और इसका मुख्य कार्य संपूर्ण महानगर हेतु एक विकास योजना का मॉडल तैयार करना है। अब देखते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 33 नंबर प्रश्न है आपका कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं और उन्हें यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय कला मंत्री साइमन क्रीन ने मुंबई में एकमात्र कार्यक्रम में प्रदान किया था। अगला है फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, किस देश की हैं? तो फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, वो बांग्लादेश की निवासी हैं। और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये 1917 में दिया गया था। उत्कृष्ट योगदान के लिए 1917 में दिया जा रहा है, 1917 से। 35 नंबर प्रश्न है, सामाजिक जागरूकता फैलाने, समाज में महिलाओं की उत्पीड़न को रोकने के लिए डाइन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में जो है इसे प्रचलित किया गया? तो देखिए, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डाइन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम बिहार में 1999 में लाया गया, 1999 में। 2005 में आया था घरेलू हिंसा से महिला को संरक्षण, दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961 में, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में। ये सभी जो है आपका इम्पोर्टेंट है। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वास्तुकारों में से एक था जिन्होंने दिल्ली और वहां के कई प्रसिद्ध इमारतों की रचना की थी? तो एडवर्ड लुटियंस उन वास्तुकारों में से एक था जिन्हें नई दिल्ली और वहां के कई प्रसिद्ध इमारतों की रचना की थी, एडवर्ड लुटियंस। अब देखते हैं हम
अगला प्रश्न 37 नंबर, राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको एनसीसी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी का स्थापना 1948 में हुआ था और इसका उद्देश्य था भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना और उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार करना। वहीं तटरक्षा जो है, तटरक्षा बल, इसका स्थापना 1978 में होता है और असम राइफल्स का 1835 में, त्वरित कार्य बल का 1992 में और बीएसएफ का 1965 में, होम्स गार्ड का 1946 में। 38 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह। तो मोरमुगाओ बंदरगाह भारत का जो है, मोरमुगाओ बंदरगाह भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है और मोरमुगाओ पतनजुआड़ी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में स्थित है। अगला है 39 नंबर प्रश्न, भारत की डैश देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इसे जो है, इस दोनों के बीच 0 डिग्री जो है, शून्य रेखा इसी दोनों के बीच में है और बांग्लादेश बिम्स्टेक और दक्षिण का सदस्य भी है। उसके बाद यहाँ सबसे बड़ा पतन चटगांव है। बांग्लादेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है आपका, 39 तो हो गया। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम में लागू और संचालित हुआ। तो बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2010 में संचालित हुआ। 2010 में भारत शिक्षा का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 के 1 के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है और 2 दिसंबर 2022 को 86वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें 21(1) के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बना दिया गया। अब 41 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है? तो DDUGY भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है। DDUGY, ठीक है। ये योजना जो है भारत सरकार के, इसका फुल फॉर्म क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये इसका फुल फॉर्म है। 2014 में ये शुभारंभ होता है इसका, इस योजना की घोषणा होती है और शुभारंभ होता है 25 जुलाई 2015 को। योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे ग्रामीण भारत के निरंतर में विद्युत आपूर्ति प्रदान करना है। 42 नंबर है, विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करें अगर हम 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला है 43 नंबर, ली कार्बूजियर ने किस भारतीय शहर को डिजाइन करने भारत सरकार की सहायता की? तो ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ भारतीय शहर को डिजाइन करने में भारत सरकार की सहायता की, चंडीगढ़। उसके बाद है 44 नंबर प्रश्न, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है, ये मंदिर कुशीनगर में स्थित है, कुशीनगर में, ऑप्शन डी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की जो है 6.1 मीटर मूर्ति, ऊंची मूर्ति जो है वो लेटी हुई मुद्रा में बैठी हुई है और भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को लाल बलुआ पत्थर से निर्मित टुकड़ा से बनाया गया है और इस मूर्ति में भगवान बुद्ध को पश्चिम दिशा की तरफ देखते हुए दर्शाया गया है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 45 नंबर प्रश्न है आपका कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विश्व की श्रेष्ठ कृतियों के रूप में कुडियाट्टम है। तो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियों के रूप में कुडियाट्टम केरल में नृत्य का पारंपरिक रूप है, केरल में। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी, ठीक है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में होता है। वर्ष 2011 में कल्पना चावला अंतरिक्ष शटल मिशन STS 107 के चालक दल का सदस्य बनने का अवसर इन्हें प्राप्त होता है और उनकी जो है इसी में इनकी दुर्घटना हो जाती है और 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद सुनीता विलियम्स जो है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो 2009 से 10 को 2009-10 को जो है पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के अयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का आधार छिपा था। रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिए, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ये 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 48 देखिए, डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका गठन जो है 1980 में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है जिला स्तर पर गरीबी विरोधी कार्यक्रम के संचालन की देखरेख करना। ठीक है, और ये समझ गए होंगे। अगला देखते हैं 49 नंबर, राष्ट्रीय बीज निगम को स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय बीज निगम को 1963 में स्थापित किया गया था और राष्ट्रीय बीज निगम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत अनुसूची बी की प्रथम श्रेणी मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, आगे देखते हैं 50 नंबर, जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य कौन है? तो जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य विधायक और सांसद दोनों हैं, विधायक और सांसद। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके कुछ सदस्य सीधे चुने जाते हैं और पंचायत समिति के अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर, वर्टिवेटा को वर्ग में विभाजित किया गया है। तो वर्टिवेटा को 6 वर्ग में विभाजित किया गया है। मनुष्य, पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर, मत्स्य, ये सभी कशेरुकी जंतु होते हैं और कशेरुकी उपसंघ के जंतुओं को पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है, जो वयस्क होने पर उपास्थि अथवा अस्थिल मेरुदंड में रूपांतरित हो जाता है। और इन्हीं जीवों में पूर्ण विकसित अंतकंकाल पाया जाता है, जो पेशियों के संचालन में सहायक होता है। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? तो केल्प आयोडीन और पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है। केल्प बड़े भूरे शैवाल, समुद्री शैवाल होते हैं जो लेमेनियल्स क्रम में बनते हैं। कौन से क्रम में? लेमेनियल्स के क्रम में बनते हैं। केल्प की राख आयोडीन और क्षार से भरपूर होता है और बड़ी मात्रा में केल्प राख का उपयोग साबुन और कांच के उत्पादन में किया जाता है। 53 नंबर प्रश्न है कि मुख की गुहिकाएं, रक्तवाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न में रेखित किए जाते हैं। तो मुख की गुहाएं, रक्तवाहिकाएं, हृदय इत्यादि सल्की उपकला के साथ रेखित की जाती है, सल्की उपकला। 54 नंबर प्रश्न है, 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी वाहितम कोश को पूर्ण कर सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है और अपनी वाहितम कोश को पूर्ण कर सकता है। तो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नाभिक में संरचित धागे जैसी संरचनाएं कहलाती है। तो नाभिक में संरचित धागे जैसी संरचनाएं क्रोमेटिन कहलाती है। प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है और इस केंद्रक के अंदर गाढ़ा अंतर तरल द्रव पदार्थ भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। और केंद्रक द्रव में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं और ये डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर, वनस्पति पदार्थ के खाद्य और अपघटन की अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो इसकी अगर हम बात करें वनस्पति पदार्थ के खाद्य के अपघटन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। किसका? ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। ऊष्माशोषी क्या होता है? तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अपशोषण होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऊष्माक्षेपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, 1 बिलियन के 250 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी निहित है। बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत से द्रव्यमान का परिकलन करें। तो विलियन में कितना मात्रा में द्रव्यमान है? 10.7% होगा।
इसका करेक्ट आंसर 16 निकालिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन हम दे देंगे, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। 58 नंबर है, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाव न्यूनतम होता है जब वह, तो पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाव न्यूनतम तब होगा जब नींद की स्थिति में लेटता है, ऑप्शन बी। 58 और 59 देखिए, आनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो आनुवांशिकता की इकाई जीन है, जीन आनुवांशिकता की इकाई है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। जीन जो है माता पिता से बच्चों तक जानकारी पहुंचाता है और संतान में आनुवांशिकता गुणों को निर्धारित करता है। प्रत्येक जीन एक विशिष्ट कोड होता है और ये कोड किसी व्यक्ति की विशेषताओं को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा, मानव जीनोम में लगभग 30,000 जीन होते हैं। अगला प्रश्न है 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है, तो आसुत जल जो होगा, आसुत जल ये विद्युत धारा को प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। अधिकांश द्रव जो होता है विद्युत का संचालन करता है क्योंकि वो अम्ल, क्षार और लवण का विलयन होता है, और एक संवाही द्रव के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है। और आसुत जल नमक से मुक्त आसुत जल जो होता है नमक यानी कि आयन से मुक्त होता है, इसीलिए विद्युत का खराब चालक होता है। 61 नंबर है, निम्न में से कौन जैव सहित ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा जैव सहित ईंधन का ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा। जैव ईंधन ऊर्जा का वह स्रोत है जो पशु अपशिष्ट और पौधे के सामग्री से प्राप्त होता है। 62 नंबर है, सल्फर की परमाणुता क्या है, तो सल्फर की परमाणुता बहुपरमाणुक है, बहुप्रमाणुक, ऑप्शन नंबर ए। सल्फर शब्द संस्कृत भाषा के सुलबारे शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है तांबे का शत्रु। 63 नंबर प्रश्न है कि किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है, तो किलोवाट घंटा जो है ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की। और विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु, मशीन या फिर मनुष्य किसी अन्य जीव के द्वारा कार्य करने में जो क्षमता लगता है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय, और किसी वस्तु में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड होता है और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 64 नंबर है, कोशिका अंग जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है कहलाता है, तो केंद्रक का वह कोशिका अंग जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो केंद्रक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम के कण तरंगों के संचारण की दिशा लंबवत दिशा में कंपन करता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर है, पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है, तो पोषण नाल की छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन होता है, छोटी आंत में, ऑप्शन डी। मनुष्य के आहार नाल में प्रमुख भाग मुख गुहा, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय और फिर आंत आता है। 67 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो विद्युत चुंबक विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर अपना चुंबकत्व तो नहीं खोते हैं, यह कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन ए सही नहीं है। बाकी इन्हें अत्यंत भारी बोझ उठाने के लिए अति प्रबल बनाया जाता है, ये सही है। इनका उपयोग कबाड़ के चुंबकीय पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है, वो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करते हैं, ये सभी सही है, ऑप्शन ए को छोड़ के। अगला है 69 नंबर, ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोग में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि, तो जो ऊंचाई वाले स्थान पर रहने वाले लोग होते हैं उसका WBC की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन जो होता है वो कम मात्रा में मिलती है। और लाल रक्त कणिकाएं RBC में, WBC निकल गया सॉरी, RBC लाल रक्त कोशिकाएं RBC में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है और यह मांसपेशियां, ऊतक और अंगों में इसके परिवहन के वितरण में मदद करता है। तो आपसे प्रश्न है कि RBC जो है यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या बढ़ जाती है कहाँ पे, तो पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है इसीलिए, तो 60 आपका ए का करेक्ट हो जाएगा आंसर। 69 देखिए, इंद्रधनुष की प्रकृति परिघटना है जो प्रकाश के से है, तो इंद्रधनुष की परिघटना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से होगा।
इंद्रधनुष जब सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या करता है, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है और इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण में रंगों का आधार से ऊपर की अगर हम क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा बैगनी होगा, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। और बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल का विक्षेपण सबसे कम होता है। इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वो क्या कहलाता है। तो आणविक आकर्षण ठोस अवस्था में मौजूद होता है क्योंकि इसके अणु बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा अणु ऐसे रहेगा तो जकड़े हुए रहेगा, उसको कस के पकड़े रहेगा, तो फिर क्या होगा, मजबूत रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से डैश बनाता है। तो किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिक तंत्र बनाता है, परितंत्र जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 72 नंबर। आहार नली में पेशीय संकुचन कहलाता है। तो आहार नाल में पेशीय संकुचन क्या कहलाएगा। तो आहार नाल में जो पेशीय संकुचन होगा उसे कर्माकुचन कहते हैं, कर्माकुचन कहते हैं। 73 नंबर है, जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव है। तो जल के उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के विसरण गुणधर्म के कारण संभव है, विसरण गुणधर्म के कारण संभव है। अगला है कि मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में से किस सही क्रम में यात्रा करता है। तो इसमें भोजन की बात है तो मुख, फिर ग्रासिका, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। तो सबसे पहले मुख में जाएगा, फिर ग्रासिका में जाएगा, फिर अमाशय में जाएगा। तो मुख, ग्रासिका, अमाशय, फिर छोटी आंत होगा, फिर बड़ी आंत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 75 नंबर प्रश्न है, डाल्टन की आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो है वो कोबाल्ट प्लस हाइड्रोक्साइड समीकरण पर लागू होता है, ऑप्शन डी पर। डाल्टन ने परमाणु संरचना 1803 में दिया था और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र जो है कोबाल्ट निकल गया, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे जो है अनुसूत्र CO होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगला प्रश्न है 76 नंबर। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, डायरेक्ट आंसर करते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको PDF के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो 76 का आंसर सी है, 77 का हो जाएगा बी, 78 का आंसर भी बी हो जाएगा। 78 का अब आप देखेंगे इधर क्वेश्चन, 79 नंबर का बी हो जाएगा, 80 नंबर का भी बी है और 81 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, 82 का भी डी हो जाएगा। ठीक है, 83 देखिए, 83 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, 84 का बी हो जाएगा, 85 का डी हो जाएगा और 86 का सी हो जाएगा, 87 का आपका हो जाएगा, 87 का बी और 88 का हो जाएगा, 88 का सी हो जाएगा, 89 का ए है, सॉरी 89 का, एक मिनट देख लीजिए यहाँ पे, 88 का आपका सी हो जाएगा और 89 का ए हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न का भी आंसर सी हो जाएगा, 91 नंबर प्रश्न का आंसर ए होगा, 92 का बी हो जाएगा, 93 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, 94 का भी सी है और 95 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 95 का सी, 96 का सी हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा, बहुलक माइनस माध्य, 98 नंबर प्रश्न का आंसर बी, 99 का हो जाएगा आपका ए और 100 नंबर प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा बी। 101 का क्या होगा देखें, 101 का है डी, 102 का हो जाएगा आपका डी और 103 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 104 का हो जाएगा सी, 105 का बी हो जाएगा बी, 106 का हो जाएगा सी
और 107 का डी हो जाएगा, डी। 108 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 108 का ए हो जाएगा। 109 का आपका हो जाएगा ए। 110 का क्या हो जाएगा, तो 110 का हो जाएगा ए। 111 का डी है। और 12 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा, बी। 113 का आंसर होगा, 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी। 114 का हो जाएगा डी। 15 का हो जाएगा सी। 16 का क्या होगा, 16 का हो जाएगा आपका सी। और 17 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का भी बी होगा, ऑप्शन इधर दिया हुआ बी होगा इसका आंसर। और 19 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा। 21 का आपका आंसर हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा। 22 का सी। 23 का डी एंड 24 का सी हो जाएगा, सॉरी सी होगा। 25 देखेंगे, 25 का सी हो जाएगा। 26 का ए और 27 नंबर का बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका डी है। 29 का हो जाएगा बी। और 30 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 31 का हो जाएगा, 31 का डी। 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। 33 का भी हो जाएगा सी। 34 का हो जाएगा डी। 35 का हो जाएगा आपका डी। 36 का आपका हो जाएगा, 36 का सी। 37 का हो जाएगा डी। 38 का डी हो जाएगा। और 39 का सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है और 40 नंबर प्रश्न का भी आंसर सी हो जाएगा, सी। 41 का डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर देख सकते हैं यहाँ पे डी हो जाएगा। 43 का आपका सी हो जाएगा, 43 का सी। 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। ये ओपन डाइस का प्रश्न है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 45 का आपका हो जाएगा बी। 46 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। और 47 का सी हो जाएगा। 48 का ए हो जाएगा। और 49 नंबर प्रश्न है, 49 नंबर का हो जाएगा आपका, देख सकते हैं 49, एक मिनट, 49 नंबर, 49 का ए हो जाएगा, सॉरी 49 इधर ना है, 48 का ए हो जाएगा। और 49 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भी ए हो जाएगा। और 50 एंड लास्ट प्रश्न है, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। तो ये आपका 150 प्रश्न था सेट नंबर 9 का, जो समाप्त हो गया है। 6 प्रैक्टिस सेट बचा है आपका, समाप्त हो जाएगा बहुत जल्द। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।